आरुष सुबह समय पर उठा नहीं तो सपना को चिंता हुई। उसने आरुष को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। सपना घबरा उठी। आरुष को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। सपना ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से आरुष को दवा खिलाकर माथे पर ठंडी पानी की पट्टी रखी। सपना और आरुष की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में सपना की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप गई। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, आरुष को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूँ? बेटा, ये समय तो बुरा चल ही रहा है। राजू को भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसी की देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वो तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। सपना ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच आरुष की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वो उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतज़ाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाह कर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब सपना ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेले सपना पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह सपना खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। यह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवासी अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। सपना ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद ये दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वो मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए सपना ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? सपना का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं,
आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज़ को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और सपना पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। सपना जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो प्रशांत लेकर आता, सपना को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन आरुष का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रशांत ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन सपना ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती, फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता। और दूसरी बात, हम दोनों हमसफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ, हमदर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे आरुष की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदहवासी सपना ने प्रशांत को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता ना करो सपना जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रशांत ने उसे ढाढ़स बंधाया और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था करा दी। शाम में सब निपट गया तो प्रशांत का हाथ पकड़कर रुंधे गले से सपना इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रशांत जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रशांत ने एक अलग ही नज़र से सपना की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला गया। सपना के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रशांत का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रशांत के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। आरुष की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह सपना को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई। एक पल में सपना को लगा जैसे वह अधूरी रह गई। उसका सब कुछ छिन गया। प्रशांत ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से वह पति के शव को घर भी नहीं ला सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था। घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रशांत ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने सपना को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतज़ाम कराया। सपना के साथ वह शमशान तक गया, फिर सपना को उसके घर छोड़ने आया। सपना लगातार रो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। वह अकेली है तो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब प्रशांत ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। सपना के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी
फिर सपना को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। सपना को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतज़ाम कर और सांत्वना देकर वो वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब सपना थोड़ा सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उबरी तो उसे प्रशांत की याद आई। प्रशांत उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था वह कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था, उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। सपना घबरा उठी। वह प्रशांत से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो ना सका। 2-3 घंटे लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह अस्पताल में पहुंची, जहां उसके पति और प्रशांत का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रशांत को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वह उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई। हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर प्रशांत कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नज़र आई जिससे सपना की जान पहचान हो गई थी। सपना के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। सपना उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती। नर्स ने प्रशांत को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। सपना दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम नहीं बचा पाए। जो लिखा था वो हो गया, पर यह बताओ, अम्मा आपको प्रशांत याद है, जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी तो मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 212। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं, अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद सपना पूरे मन से प्रशांत की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टर से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रशांत की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। सपना कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज़ थमाकर वह खुद में मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रशांत की हालत में सुधार शुरू हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी किया गया। इतने दिनों तक सपना ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रशांत की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रशांत को अपने घर ले आई। प्रशांत ने टोका तो सपना ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह पर लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर सपना, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रशांत? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया था।
अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। सपना ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन सपना ने जी भर कर प्रशांत का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। सपना एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद अब उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे प्रशांत पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में सपना ने प्रशांत के हाथों को थामकर कहा, जो बात मैंने अनजाने ही उस दिन फॉर्म में लिखा, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है सपना, अब यह बात करना फिजूल है। मतलब यह है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता। यह कहकर प्रशांत ने सपना को गले से लगा लिया।